अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर या फिर ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर। तो इसमें ना बेसिकली हम तीन टाइप्स के ना ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने पैथोलॉजी ऑफ कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर वाला वीडियो देखा है तो ये वीडियो तो यूँ समझो टिप्स पर आ जाएगा आपको, ठीक है। बहरहाल इसमें हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, एक होता है क्या प्री लोड रिड्यूसर, दूसरे होता है आपके पास क्या आफ्टर लोड रिड्यूसर। अब आपको प्री लोड का अगर कॉन्सेप्ट होगा तो ये आपको पता होगा कि हमने प्री लोड को रिड्यूस क्यों करना है और आफ्टर लोड को रिड्यूस क्यों करना है, ठीक है। तो इसमें वो यूज़ क्यों होते हैं। अब प्री लोड होता है कि आपके पास क्या प्री लोड की डेफिनेशन आपके पास होती है वॉल्यूम प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टली इज कॉल्ड आफ्टर लोड। एंड व्हाट इज़ प्री लोड? प्री लोड इज़ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच वेंट्रिकल हैज़ टू वर्क इज कॉल्ड जो ना आपके पास क्या आफ्टर लोड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम कम करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या इसमें इतना हार्ड को वर्क नहीं करना पड़ेगा। और प्री लोड को मतलब क्या वॉल्यूम को मैं कम करूँगा तो हार्ड को इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा कि जो ना उसको वॉल्यूम को एजेक्ट करे पूरे को, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है आपके पास क्या पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, मतलब क्या जो ड्रग्स आपको वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन करवाएं उसे हम बोलते हैं क्या पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स। लाइक आपके पास इसमें क्या आते हैं लाइक sympathomimetic drugs. Some sympathomimetic drugs are used in the congestive cardiac failure, ठीक है। और डिजिटैलिस आता है आपके पास क्या, एंड दूसरी आता है आपके पास क्या फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स, ठीक। ये तीनों कैटेगरी आती हैं आपके पास क्या आइनोट्रोपिक्स में, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स में, ठीक है। बहरहाल वो मैं आपको बाद में पढ़ूंगा, इसी में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना आपको इसमें देखना होगा कि बॉडी इसको ना कैसे कंपनसेट करती है, नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी इसको कैसे कंपनसेट करती है। अब देखिए ये क्या आपके पास क्या लेफ़्ट एट्रियम है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है, ये क्या राइट वेंट्रिकल है। अब ये क्या हार्ट है, ओ सॉरी नहीं हार्ट नहीं, ये लंग्स है, ठीक है। ये आपके पास ब्रेन है, ठीक है। ये सिस्टमिक पूरी सर्कुलेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम आ रहा है। अब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक लॉ आता है लैप्लेस लॉ। उसमें क्या होता है, प्रेशर इज़ इक्वल टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इनटू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब यहाँ पर ये क्या रेडियस है, अब ये क्या लेट्स सपोज द रेडियस, ठीक है, रेडियस है पूरा का पूरा। अब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इस रेडियस में है, ठीक है। और ये क्या आपके पास क्या हार्ट की वाल है। इस हार्ट की वाल में यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन। इस टेंशन के प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो फ्लूइड है इसमें से ना इजेक्ट होगा इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस टेंशन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। तभी तो कहा इसने प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। जब इसमें रेडियस बहुत ज़्यादा होगा तो जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो इसको इतना काफ़ी नहीं होगा कि ताकि जो ना इसको इजेक्ट कर पाए, ठीक है। तो इसी तरह से ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हार्ट फेल्यूर में होता क्या है, रेडियस बढ़ जाता है, टेंशन कम हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। ये जो कार्डियक आउटपुट है ये फिर कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो बीपी लो हो जाएगा। ये बीपी लो, कार्डियक आउटपुट लो है ना, ये जो कार्डियक आउटपुट लो है ये सेंस करेगा कौन, कैरोटिड साइनस। अब कैरोटिड साइनस में से ना आपके पास मैसेज आएगा टू द ब्रेन। अब ब्रेन में से आपके पास क्या आएगा सिंपैथेटिक जो ना आपके पास क्या होगा ओवरफ्लो होगा। अब ये सिंपैथेटिक ओवरफ्लो ये एस नोड को एक्टिवेट करेगा, एस नोड यहाँ पर क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल है। ये जो है ना ड्यूरिंग फर्स्ट ये इनिशियल ना ये बेनिफिशियल होता है, इनिशियल जो इसका ऑनसेट होता है ना वो बेनिफिशियल होता है, बाद में ये आपके पास क्या होता है जो ना आपके पास क्या डेंजरस होता है फॉर जो ना पेशेंट। दूसरा इसमें क्या ये देख रहे हैं, ये वीनस सिस्टम को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। वीनस सिस्टम जब कंस्ट्रिक्ट करेगा तो यहाँ पर ये जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। बेसिकली कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्री लोड पर एंड आफ्टर लोड पर एंड इंट्रिंसिक हेल्थ ऑफ द हार्ट पर। अब प्री लोड आपके पास क्या है, ये दिस इज द वीनस रिटर्न, दिस इज वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो आपके पास ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो आपके पास कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। ये में से मतलब क्या वीनस रिटर्न, ये स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये इस आर्टरीज़ को कंस्ट्रक्ट करता है सिस्टम, ये आर्टरीज़ को कंस्ट्रक्ट करेगा। जब आर्टरीज़ को कंस्ट्रक्ट करेगा तो यहाँ पर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये ना एक स्टूपिड थिंग करता है ये वीनस रिटर्न, ये जो आर्टरीज़ को कंस्ट्रक्ट करता है इसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो
इसमें जो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये आपके पास इतना प्रेशर नहीं होगा हार्ट के पास, तो ये इसको जनरेट नहीं कर पाएगी, ये आपके पास ना लीथल हो जाता है फॉर द पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर क्या होगा, रीनल परफ्यूजन भी कम होगा, बिकॉज यहाँ पर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर ये क्या होगा, रीनल परफ्यूजन भी कम होगा, यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल कम होगा। जब ये प्रेशर कम होगा तो यहाँ से रेनिन रिलीज़ होगा। रेनिन क्या करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्सेस को एक्टिवेट करेगा। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, रेनिन जब आएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन और जिन को कन्वर्ट करेगा इनटू द एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एंजियोटेंसिन 2 बाय ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 जाएगा जोना ग्लोमेरुलोसा में, ये इसके एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर। जोना ग्लोमेरुलोसा में से यहाँ पर क्या करेगा, अल्डोस्टेरोन रिलीज़ करवाएगा। अल्डोस्टेरोन यहाँ से क्या करवाएगा, साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन करवाएगा। साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन जब होगी तो यहाँ पर क्या होगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा। जब वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। दिस इज बेनिफिशियल इन इनिशियल टाइम्स, ठीक है। एक मैकेनिज्म ये था एंजियोटेंसिन का। दूसरा, एंजियोटेंसिन पता है क्या करता है, एंजियोटेंसिन इज अ पोटेंट वीनो आर्टेरियोलो कंस्ट्रक्टर एंड वेनो कंस्ट्रक्टर। जब वीनस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करेगा तो यहाँ पर वीनस रिटर्न बढ़ेगा और आपके पास क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन ये इस तरह से वर्क करता है। एंड एंजियोटेंसिन जो है ना आपके पास, हाँ, अल्डोस्टेरोन, ये मैंने हार्ट फेल्योर की वीडियो में नहीं बताया था। आजकल जो ना डॉक्टर्स ये करें, अल्डोस्टेरोन आपके पास सिर्फ साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन नहीं करवाता, अल्डोस्टेरोन गोज़ इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द मायोसाइट्स। वो न्यूक्लियस मायोसाइट की न्यूक्लियस में जाता है, वहाँ पर ना उसमें जीन की अल्ट्रेशन करता है। उसमें जब जीन की अल्ट्रेशन होगी उसमें ना फिर वो यहाँ से एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की प्रोडक्शन करवाता है। जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की यहाँ पर प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एंड एबनॉर्मल प्रोटीन बन गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमाइलोइडोसिस हो जाएगा, अमाइलोइडोसिस, ठीक है। दिस इज द जो है ना आपके पास क्या, ये जो है ना बुक्स में नहीं है, ये रिसर्च के थ्रू जो है ना अभी पता चल रहा है, ठीक है। अल्डोस्टेरोन का ये भी फंक्शन है, ठीक है। एनीवेज, तो ये हो गया, ये इसको आर्टरीज को कंस्ट्रक्ट करेगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। और ये फिर जो ना ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है, आपका रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्सेस। अब यहाँ पर ना मैं अपने ड्रग्स अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब जो है ना फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग और द चॉइस ऑफ द ड्रग टू स्टार्ट इन जो है ना आपके पास क्या, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर पेशेंट्स आर द ACE इनहिबिटर्स और द ARBs। ACE इनहिबिटर्स एंड ARBs से हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। अब ACE इनहिबिटर्स में आपके पास क्या करते हैं, वो ACE इनहिबिटर ये एंजियोटेंसिन जो है ना कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अब जब एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट नहीं होगा इसमें, तो आपके पास साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम वीनस रिटर्न कम होगा। वीनस रिटर्न जब कम होगा तो आपके पास प्रीलोड कम होगा। प्रीलोड जब कम हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास इंडास्ट्रियल वॉल्यूम कम हो जाएगा। इंडास्ट्रियल वॉल्यूम जब कम हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब क्या, रेडियस कम हो जाएगा। लैप्लेस ला के अकॉर्डिंग ये रेडियस कम हो जाएगा। जब रेडियस कम हो जाएगा तो आपके पास थोड़ा सा टेंशन होगा तो वो प्रेशर को बढ़ा देगा, ठीक है। आई होप ये पूरा मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया होगा, हाउ जो ना ACE इनहिबिटर्स वर्क। दीज आर वंडरफुल ड्रग्स, ठीक है। ACE इनहिबिटर्स दे रिड्यूसेस द आपके पास क्या, प्रीलोड, उसके साथ साथ ना दे रिड्यूस द आफ्टर लोड एज वेल। हाउ दे रिड्यूस द आफ्टर लोड, लेट मी टेल यू। ये देख रहे हैं, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम, जब कार्डिक आउट, यहाँ पर देख रहे हैं, जब ये प्रीलोड कम हो जाएगा तो प्रीलोड कम होने की वजह से इंडास्ट्रिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। इंडास्ट्रिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर कार्डिक आउटपुट पूरा का पूरा जनरेट करेगा। जब भी कार्डिक आउटपुट नॉर्मल जनरेट होगा, पूरा जनरेट होगा, तो ये कैरोटिड साइनस आपके पास स्टिमुलेट नहीं होगा। जब भी कैरोटिड साइनस स्टिमुलेट नहीं होगा तो ये कैरोटिड साइनस जब इनहिबिट हो जाएगा तो ये आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर देगा। जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करेगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर क्या कर रहा था, ये आर्टरीज की कंस्ट्रक्शन कर रहा था। जब आर्टरीज की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर इनहिबिट हो जाएगा, तो जब आर्टरीज की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगी तो आपके पास आफ्टर लोड कम हो जाएगा। दिस इज़ हाउ ACE इनहिबिटर्स वर्क, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये अल्डोस्टेरोन आपके पास क्या करता है, पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग करता है या फिर अमाइलोइडोसिस करवाता है। तो ये अल्डोस्टेरोन को भी तो कम करेंगे ना, जब ये ऐसे ये एंजियोटेंसिन क्या कर रहा था, अल्डोस्टेरोन को बढ़ा रहा था। तो ऐसे इनहिबिटर क्या करेंगे, ये इसकी पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग को भी कम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये एम आई के जो वो होते हैं ना चांसेस, उसको भी कम कर देते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। अब एम आई के चांसेस को ये क्यों कम करते हैं, बिकॉज हार्ट की कंट्रक्शन जब बढ़ेगी ना, हार्ट की जब कंट्रक्शन बढ़ेगी, तो यहाँ पर ना दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक फेज होता है, एक होता है डायस्टोलिक फेज, ठीक है। डायस्टोलिक फेज आपके पास 0.5 सेकंड का होता है, ये आपके पास 0.3 सेकंड का होता है। दिस फेज इज फेज ऑफ परफ्यूजन। इसमें ना परफ्यूजन होती है, जो है ना हार्ट को सप्लाई मिलती है, जो ना उसकी अगर इसमें कंट्रक्शन बढ़ जाएगी, अगर बॉडी को नीड है तो हार्ट बिल्कुल ज़्यादा कंट्रैक्ट करेगी। तो जब बिल्कुल कंट्रैक्ट करेगी ना, तो डायस्टोलिक टाइम ना बिल्कुल कम हो जाता है, 0.5 में से ना 0.25 हो जाता है। तो हार्ट की जो वो ब्लड सप्लाई ना वो कम हो जाती है, उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है, इस्कीमिया की वजह से एम हो जाता है। अब देखिए वो एम आई को ना कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने लिखे, डिक्रीज द प्री लोड एंड आफ्टर लोड एंड डिक्रीज द पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग एंड डिक्रीज द एम आई एंड डिक्रीज द एरिथमियाज एंड डिक्रीज द स्ट्रोक। अब एरिथमियाज को कैसे कम करेंगे, बिकॉज ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कम हो रहा है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर क्या कर रहा था, ऐसे नोड इन एवी ऐसे नोड की फायरिंग को बहुत बढ़ा रहा था। अब ऐसे नोड की जब फायरिंग कम हो जाएगी, तो आपके पास क्या होगा, एरिथमियाज का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दे आल्सो डिक्रीज द चांसेस ऑफ द स्ट्रोक्स, बिकॉज यहाँ पर ये आर्टरीज की कंस्ट्रक्शन को भी कम प्रिवेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। दीज आर वेरी जो है ना आपके पास क्या हेल्पफुल ड्रग्स इन मैनेजमेंट ऑफ द कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, ठीक है। ARBs इसमें अच्छा मैंने नाम तो इनके बताया ही नहीं, कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, फोसिनोप्रिल, लिसाइनोप्रिल, ठीक है, ये इसमें ड्रग्स आते हैं, ठीक है। अच्छा उसमें ना एक एडवर्स इफेक्ट आ जाता है इनका, वो मैं बहुत बताऊँगा आपको, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया हमारा। अच्छा यहाँ पर मैं बताऊँ, एक जो ड्रग्स होते हैं ना जो प्री लोड को कम करते हैं, जो प्री लोड रिड्यूसर होते हैं, वो बेसिकली डायास्टोलिक स्ट्रेस को कम करते हैं। क्या, अब डायास्टोलिक स्ट्रेस को क्या रिड्यूस डायास्टोलिक स्ट्रेस। अब ये वाले क्या करते हैं, रिड्यूस सिस्टोलिक जो ना स्ट्रेस। अब सिस्टोलिक स्ट्रेस क्यों, डायस्टोलिक स्ट्रेस क्यों, बिकॉज प्रीलोड में मतलब क्या है, वॉल्यूम प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। जब डायस्टोल के एंड में वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वो डायस्टोलिक स्ट्रेस ही होगा ना, ठीक है। अब जो ड्रग्स प्रीलोड को रिड्यूस करेंगे वो डायस्टोलिक स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे, लाइक ARBs एंड ACE इनहिबिटर्स। एंड प्री लोड को जो रिड्यूस करेंगे वो आप आफ्टर लोड को जो रिड्यूस करेंगे वो सिस्टोलिक स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे। कैसे, इसमें क्या था, TPR था, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस था। जब वो कम हो जाएगी तो आपके पास इतना सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट नहीं करना होगा कि जो ना आपके पास वो जो ना आपके पास उसकी थोड़ी सी मिनिमम प्रेशर में भी ना उसकी नीड पूरी हो जाएगी। इस तरह से ये सिस्टोलिक स्ट्रेस को रिड्यूस, मतलब क्या इसको बोलते हैं, ठीक है, दूसरा नाम है इसका, ठीक है, वो रिड्यूस करते हैं इसको। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। एंड ACE इनहिबिटर्स के यूजेस मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, ACE इनहिबिटर्स के मैं यूजेस यहाँ पर लिख दूँ। इनको हम यूज़ किस में करते हैं, ACE इनहिबिटर्स को हम यूज़ करते हैं इन कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। दूसरा इनको हम यूज़ करते हैं रिकरेंट MIs में यूज़ करते हैं। एंड तीसरा इनको हम यूज़ करते हैं HTN में, हाइपरटेंशन में। एंड दीज आर द चॉइस ऑफ ड्रग इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी। मैंने इतने MCQs देखे हैं ना इसमें, नेफ्रोपैथी में, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर हो या फिर हाइपरटेंशन हो उसके साथ ना उन्होंने दिया हुआ है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो उसमें कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे आप, ACE इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे। अगर इसमें एक और अभी मैंने देखा MCQs, उसमें था यही था, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर है और उसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, तो क्या यूज़ करेंगे आप उसमें ना, चॉइस ऑफ ड्रग ACE इनहिबिटर ही है, ठीक है। बहरहाल ACE इनहिबिटर तो नहीं दिया होता, लेकिन इन्हीं में से ड्रग कोई था, कैप्टोप्रिल था या फिर एनेलाप्रिल था या फिर फोसाइनोप्रिल था, ठीक है। इसका क्या था, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये इसके यूजेस हैं। सॉरी। अच्छा इनको हम यूज़ कब करते हैं, जब आपके पास इजेक्शन फ्रैक्शन आपके पास बिल्कुल 30% से लो हो, ठीक है। अब यार इजेक्शन आई से आता है या फिर ई से आता है, ये मैं पता नहीं, भूल जाता हूँ, ठीक है। अच्छा कैप्टोप्रिल इज़ अ प्रो एक्टिव ड्रग। बाकी या जो भी ड्रग्स होते हैं वो प्रो ड्रग होते हैं, वो इनएक्टिव ड्रग होते हैं। कैप्टोप्रिल इज़ द एक्टिव ड्रग, ये MCQs में पूछते हैं, ठीक है। अच्छा फोसाइनोप्रिल क्या है,
एक्सक्रीट भैया लिवर, यहाँ पर मुझे ना बाइल लिखना चाहिए था, यहाँ पर बाइल लिखना चाहिए था, बाइल एंड यूरिन। ये बाइल एंड यूरिन के दोनों के थ्रू ना ये जो ना आपके पास क्या करता है, एक्सक्रीट होता है। बाकी जो भी होते हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या थे हैं। और उसके अलावा ARBs आते हैं। ARBs में आपके पास कैंडिसाटिन आता है, वेलसाटिन आता है, लोसाटिन आता है। अब इन दोनों के ना यूजेस भी सेम है, एडवर्स इफेक्ट भी सेम है। वो में आपको बस ARBs का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एस इनहिबिटर क्या कर रहे थे, इसको इनहिबिट कर रहे थे ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। लेकिन जो ARBs हैं वो क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। लाइक देयर इज़ अ रिसेप्टर ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा पर ये क्या रिसेप्टर है किसका, एंजियोटेंसिन का। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ARBs ला दूँगा। ARBs ये इस रिसेप्टर को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर भी ये आर्टरीज पर भी है, तो यहाँ पर भी मैं ARBs लाऊंगा, यहाँ पर भी मैं ARBs लाऊंगा। तो ये क्या करेंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे इसके इफेक्ट को, ठीक है। ARBs यहाँ पर भी ARB होता है, ये आर्टरीज को भी कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी वेजो कंस्ट्रक्शन को इनहिबिट करते हैं, वीनो कंस्ट्रक्शन को इनहिबिट करते हैं, और जो ना आपके पास क्या करते हैं, ये अल्डोस्टेरोन को जो रिलीज़ होने से जो ना रोकते हैं। तो इस वजह से ये इस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। तो इनके ना अभी इनके एडवर्स इफेक्ट पर आ जाएं। इनके एडवर्स इफेक्ट को याद करने की एक जो है ना न्यूमोनिक है, कैप्टोप्रिल। सिंपल है, ठीक है। कैप्टो, C इज़ फॉर कफ, C इज़ फॉर कफ। 100% अगर एस इनहिबिटर्स या फिर आपके पास हाइपरटेंशन है या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है और उसमें आपसे एस इनहिबिटर पूछ रहा है कोई बंदा, तो आपसे कफ का ज़रूर पूछेगा कफ कैसे होती है। आ जाए मैं बताता हूँ कफ कैसे होती है, ठीक है। अब ये जो एस इनहिबिटर है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, नॉर्मली एस नॉर्मली क्या करता है, ये ब्रेडिकाइनिन को ना ब्रेक करता है। ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक करता है जो ताकि ना ब्रेडिकाइनिन की जो ना कंसनट्रेशन लो हो जाती है। अब मैं एस इनहिबिटर दे रहा हूँ, इसको जब मैं इनहिबिट करूँगा तो यहाँ पर ब्रेडिकाइनिन की कंसनट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। दिस इज़ कि जो ना दिस ब्रेडिकाइनिन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूशन ऑफ दिस क्रोनिक कफ। इस ब्रेडिकाइनिन की जो ना कंसनट्रेशन बढ़ जाती है इस एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से, बिकॉज ये ब्रेक करता है इसको। तो इस वजह से आपके पास कफ हो जाती है, ठीक है। एंड देयर इज़ एन अदर एडवर्स इफेक्ट विच इज़ वेल नोन, एंजियोएडिमा। ए इज़ फॉर एंजियो, एंजियोएडिमा। दिस इज कि दिस एंजियोएडिमा इज ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ C1 esterase, क्या, कॉम्प्लीमेंट 1 esterase। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक जो ना एंजाइम होता है जिसकी इसको इनहिबिट करेंगे तो आपको ना एंजियोएडिमा होता है। दे यूज टू से दे सेज की जो ना इसकी वजह से होता है, एंड दे आल्सो सेज कि ब्रेडिकाइनिन की वजह से भी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ना इम्यूनोलॉजी में बताया था, C1 esterase की वजह से एंजियोएडिमा होता है, ठीक है। बहरहाल क्यों होता है वो मैंने वहाँ पर बताया था। उसके बाद P इज़ फॉर प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, यहाँ पर प्रोटीन यूरिया भी होगा। T इज़ फॉर टेस्ट चेंज, यहाँ पर ये जो इसकी टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगी। O इज़ फॉर हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, O इज़ फॉर हाइपोटेंशन, ठीक है। P इज़ फॉर प्रेगनेंसी, क्या, प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं कर सकते आप दोनों को। दीज आर टेराटोजेनिक ड्रग्स। ARBs हो या फिर एस इनहिबिटर, तो दोनों को आप प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। R इज़ फॉर रैशेज़ आपको हो जाएंगे। I इज़ फॉर इंक्रीज पोटेशियम एंड रेनिन, ये दोनों को बढ़ाते हैं। L इज़ फॉर लो, क्या, लो एंजियोटेंसिन 2 एंड अल्डोस्टेरोन, क्या, ये इन दोनों के एडवर्स इफेक्ट है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थे, एस इनहिबिटर्स थे एंड ARBs थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं आपके पास क्या, बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड इन स्टेबल, जब पेशेंट आपका स्टेबल हो जाए तभी आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। पेशेंट अगर आपके पास इमरजेंसी में आ रहा है तो आपने इमरजेंसी में बीटा ब्लॉकर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर देंगे तो आपके पास वो बंदा शॉक में चला जाएगा। एंड डायूरेटिक्स आते हैं हमारे पास दूसरे, आपके पास डायूरेटिक्स में आपके पास थायराइड आते हैं एंड लूप डायूरेटिक्स आते हैं, ठीक है। एंड डायूरेटिक्स आप क्या करते हैं, वो डायूरेसिस करवाएंगे, जो भी ये फ्लूइड है, फ्लूइड की डायूरेसिस करवाएंगे तो आपके पास वीनस रिटर्न नहीं होगा। वीनस रिटर्न नहीं होगा तो आपके पास ये जो इंटेस्टिनल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, मतलब क्या, प्रीलोड कम हो जाएगा। सॉरी, सभी को ना ये पता होता है, सभी को ये पता होता है कि डायूरेटिक्स आर द ड्रग व्हिच काज द डायूरेसिस,
but with diuresis they also causes vasodilation. They causes diuresis and vasodilation. दे आर वेजोडाइलेटर्स एज वेल. ये वेसल्स को डायलेट भी करते हैं, ठीक है. तो ये इनका एक्शन भी है. अच्छा, ये इसका एक्शन क्यों होगा? बिकॉज ये सिंपैथेटिक ड्राइव कम हो जाएगी ना यार जब ये इसको कम डायूरेसिस करवाएंगे तो, ठीक है. वीनस रिटर्न कम होगा तो ये कार्डियक आउटपुट तो नहीं जनरेट होगा, ठीक है. ये मैं कितनी बार बताऊँ आपको, ठीक है. बहरहाल बीटा ब्लॉकर्स आपके पास क्या, मीटोप्रोलॉल एंड कार्वेडिलॉल. कार्वेडिलॉल इज़ अ वेरी वंडरफुल ड्रग. क्यों? कार्वेडिलॉल इज़ अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा ब्लॉकर. इट ब्लॉक्स alpha 1, beta 1 and beta 2 as well. It blocks alpha 1, beta 1 and beta 2 as well. जब भी अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करेगा, अल्फ़ा 1 इज़ प्रेजेंट ऑन द आर्टरीज़. अल्फ़ा 1 प्रेजेंट ऑन द आर्टरीज़. जब ये प्रेजेंट होगा आर्टरीज़ पर तो ये जो आ रही है ये नर्व इसको एक्टिवेट करती है अल्फ़ा 1 को. तो यहाँ पर वेजल की कंस्ट्रक्शन होती है. जब ये इसको ब्लॉक कर देगा यहाँ पर इसको अल्फ़ा 1 को, तो यहाँ पर वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी. वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर लोड कम हो जाएगा, ठीक है. एंड बीटा 1 को जब ये इनहिबिट करेगा तो यहाँ पर ये जो क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा 1 आपके पास क्या होता है, हार्ट पर बहुत ज़्यादा होता है. जब ये हार्ट पर होगा तो जब बीटा 1 इसको जो है ना बीटा 1 को ब्लॉक करेगा तो वो यहाँ पर जो मायोकार्डियम की वो जो स्ट्रेस है, मायोकार्डियम की जो वर्कलोड है उसको कम कर देगा. तो वर्कलोड को जब ये कम करेगा तो उसकी डिमांड को भी कम करेगा, ठीक है. तो इस तरह से ये काम करता है आपके पास क्या जो है ना कार्वेडिलॉल. एंड कार्वेडिलॉल आल्सो इनहिबिट्स इनहिबिट रेनिन रिलीज एज वेल. ये रेनिन की रिलीज़ को कम कर देगा तो आपके पास क्या, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन एक्सेस भी कम हो जाएगी. मीटोप्रोलॉल लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होता है. इसमें बस सिर्फ इतना ही याद करना है आपने, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर कि जो ना बीटा ब्लॉकर्स आपने तब देने हैं जब बंदा आपके पास स्टेबल हो. डायूरेटिक्स डायूरेसिस भी करवाते हैं आपके पास, रेनिन की रिलीज़ भी क्या करते हैं यार, वेजोडाइलेशन करते हैं, ठीक है. अच्छा, आई होप कि ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. एंड दूसरे ड्रग्स आते हैं हमारे पास क्या, डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स. क्या? डायरेक्ट वेजो डायलेटर्स. डायरेक्ट वेजो डायलेटर्स में हमारे पास एक आता है क्या, हाइड्रेलजीन. एंड दूसरा आता है हमारे पास क्या, आइसोसॉर्बाइड नाइट्रेट्स. क्या? आइसोसॉर्बाइड नाइट्रेट्स. आइसोसॉर्बाइड नाइट्रेट्स बेसिकली डू व्हाट, दे रिड्यूस इज द प्री लोड, दे रिड्यूस इज द आफ्टर लोड. अब हाइड्रेलजीन ये जो वेसल है, ये जो आर्टरीज़ है, आर्टरीज़ को ना डायलेट कर देता है हाइड्रेलजीन. इसकी वजह से आफ्टर लोड कम होता है. आइसोसॉर्बाइड क्या करता है, वीनस सिस्टम को डायलेट करता है जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम होता है, जिसकी वजह से आफ्टर लोड कम होता है, ठीक है. अब डायरेक्ट वेजो डायलेटर हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन एस इनहिबिटर्स और ARBs एंड बीटा ब्लॉकर फेल. जब एस इनहिबिटर की कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो या फिर बीटा ब्लॉकर की भी कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो तो आप तब आपने डायरेक्ट वेजोडाइलेटर पर जाना है, ठीक है. तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर होगा. उसके बाद अच्छा, इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देख लें, ठीक है.